So moving into the next question, let's see. The question number 3 is there. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे पूछा गया है कि एक रेड पीस है ऑफ ग्लास इज हीटेड टिल इट स्टार्ट ग्लिटिंग इन द डार्क, द कलर ऑफ द ग्लास पीस विल बी, व्हाट विल बी द कलर, क्या होगा ग्लास पीस का? तो देखिएगा इसका आंसर, देखिएगा यहाँ पे आपको हिंट गिवन है। व्हेन ए रेड पीस ऑफ ग्लास इज हीटेड टिल इट स्टार्ट ग्लिटरिंग इन द डार्क, देन कलर ऑफ द ग्लास पीस विल बी वॉयलेट। तो ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो रेड कलर है उसका जो अपोजिट कलर होता है वो वॉयलेट कलर होता है। ऐसा क्यों हो रहा है देखिएगा, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉयलेट कलर इज द मोस्ट हाईएस्ट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज मोर देन अदर कलर बाय द स्कैटरिंग। तो ये आपको रेले स्कैटरिंग के फेनोमेना के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। रेले स्कैटरिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, रेले स्कैटरिंग के ऊपर क्वेश्चन है। आपको पता है कि रेले स्कैटरिंग में जो स्केटर्ड जो होता है वो वेवलेंथ 1/λ की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो ये वाला कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। सिंस की जो वॉयलेट लाइट है, वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है, देन ये वाली जो है वो सबसे कम स्केटर्ड होगी। ओके, सो ये वाला कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोग्राफ। तो ये ध्यान रखना है आपने को कि जो कैथोड रे ऑसिलोग्राफ होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है, उसके अंदर एक टाइम बेस्ड सर्किट होता है उसके अंदर, एंड एक डिटेक्टर सर्किट होता है। ये जो एम्पलीफायर सर्किट होता है ये कैथोड रे ऑसिलोग्राफ के अंदर नहीं होता है। तो ये कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना है कि कैथोड रे ऑसिलोग्राफ के अंदर कैथोड रे ट्यूब होता है, डिटेक्टर सर्किट होता है, देन टाइम बेस्ड सर्किट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, कैथोड रे ट्यूब इज नॉट यूज, कैथोड रे जो ट्यूब है उसको कहाँ कहाँ पे यूज में नहीं लिया जाता। तो देखिएगा इसका आंसर, देखिएगा जो कैथोड रे ट्यूब होता है वो बेसिकली टेलीविजन के अंदर काम आती है। कैथोड रे ट्यूब जो होता है वो रेडार में काम आती है। कैथोड रे ट्यूब आपका कैथोड रे ऑसिलोग्राफ में भी काम आता है। जो आपका टेप रिकॉर्डर होता है उसके अंदर कैथोड रे ट्यूब को यूज में नहीं लिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो कैथोड रे ट्यूब है उसका जो यूज होता है वो टेलीविजन में होता है, रेडार में होता है, एंड देन कैथोड रे ऑसिलोग्राफ के अंदर होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बिलोंग टू लाइमन सीरीज। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका बोर का एटॉमिक मॉडल से पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, बोर के एटॉमिक मॉडल से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बिलोंग टू लाइमन सीरीज। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो लाइमन सीरीज के ऊपर पूछा गया है। नेक्स्ट ईयर के अंदर क्वेश्चन आपसे बामर सीरीज पे भी पूछा जा सकता है, लाइमन बामर पास्टन सीरीज पे पूछा जा सकता है, ब्रेकेट सीरीज पे भी पूछा जा सकता है, राइट, एंड फूम सीरीज पे भी पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो आपको अब जो इस फॉर्मूले को यूज में लोगे देन यू विल फाइंड आउट दैट लाइमन सीरीज के लिए जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। ओके, यहाँ पे गिवन है ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर गिवन है, ध्यान रखिएगा 1216 एंगस्ट्रॉम होता है। इसी तरह से आप जो इसका भी फाइंड आउट कर सकते हो बाकी सबका। ओके, आपको फॉर्मूला आई थिंक पता होगा ना, लेट मी चेक। हाँ, यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला कि जो वेवलेंथ जो है 1/वेवलेंथ है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1/n² - 1/m²। और ये जो n और m है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज है, पास्टन सीरीज है, किस टाइप की सीरीज है, देन उस पर डिपेंड करेगा। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या है। इन एन आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि यहाँ पे जो पार्टिकल x है वो क्या है। यहाँ पे एक पार्टिकल दिया हुआ है, एक्स पार्टिकल है, वो पूछा गया है आपसे क्या है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो कि आप प्रोटॉन, आप मास नंबर जो है, मास नंबर का कंजर्वेशन लॉ को देख सकते हो, और एटॉमिक जो एटॉमिक नंबर होता है उसका कंजर्वेशन को देख सकते हो, तो आप पता लगा सकते हो। देखिएगा, कोई भी न्यूक्लियस होता है उसको अपन XZ A से डिनोट करते हैं, जहां पर ए जो ए होता है वो अपना मास नंबर रहने वाला है, उसके अलावा जो अपना जेड है वो एटॉमिक नंबर रहने वाला है। सो देखिएगा नीचे क्लोरीन जो 17 है तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है, यहाँ पे जेड है, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 है, एंड देन सल्फर के लिए 16 है। तो लेफ्ट साइड के अंदर जितना आपका एटॉमिक नंबर है राइट हैंड साइड में भी उतना ही होना चाहिए। सो देखिएगा Z+17, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं Z+17 जो है वो कितना होना चाहिए आपका 2+16 होना चाहिए। इन दैट केस आप पता कर सकते हो कि जो Z की वैल्यू है वो 1 होने वाली है। सिमिलरली आप मास नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों केस के अंदर इक्वल होना चाहिए। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो आपका मास नंबर है 35 + A एंड इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में आप देखोगे देन 4 यहाँ पे है, 32 यहाँ पे है, राइट, 4 + 32। तो इस इक्वेशन को यूज करके आप निकाल सकते हो कि A की वैल्यू कितनी आएगी। देन यू विल फाइंड आउट दैट A की वैल्यू यहाँ से आपको 1 मिल रही है, Z की वैल्यू आपको 1 मिल रही है। इन दैट केस दैट मींस ये जो पार्टिकल X है वो क्या हो गया, प्रोटॉन हो जाएगा। पार्टिकल जो X होगा वो प्रोटॉन हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा गया है।
Let me remove this first, then we will move. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड विद द टेलीविजन। तो आपका टेलीविजन है, उसके साथ में कौन में से कौन सा वर्ड है जो यूज में नहीं लिया जाता उसके अंदर। तो देखिएगा इसका आंसर, ओके, स्कैनिंग जो होता है वो एक टेलीविजन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, सिंक्रोनाइजेशन टेलीविजन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, एंड देन टेलीविजन ट्रांसमीटर भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये जो स्टिमुलेटेड इमिशन है ये टेलीविजन के अंदर नहीं होता है। आपको पता होगा स्टिमुलेटेड इमिशन एक लेजर का कंपोनेंट होता है ना, लेजर का जो फुल फॉर्म है वहीं पे अपन यूज में लेते हैं। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर चार्जिंग, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आपको क्वेश्चन न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर पूछा गया है, न्यूक्लियर रिएक्टर का इनमें से कौन सा एसेंशियल पार्ट नहीं है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक तो फिशनेबल मटेरियल होता है, अपन एक कूलेंट यूज में लेते हैं, मॉडरेटर भी यूज में लेते हैं। ये रेडियो आइसोटोप जो होता है वो इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर का पार्ट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम में और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कौन सा मॉडरेटर यूज में लेते हो, कूलेंट के फॉर्म में किसको यूज में लेते हो, और जो फिशनेबल मटेरियल है उसके फॉर्म में आप किसको यूज में लेते हो। तो ये आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है नेक्स्ट के अंदर। सो ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 की अपन बात करते हैं। द मास एनिहिलेशन इन ए न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इज 0.3%। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस हो रही है जिसके अंदर मास एनिहिलेशन है वो 0.3% है। द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय एनिहिलेशन ऑफ 1 kg मास विल बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। सिंस यू नो दैट एनर्जी इक्वल्स टू मास इनटू में सी स्क्वायर होता है, mc स्क्वायर होता है, राइट। देन यू नो दैट c की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, राइट। मास की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन से गिवन है कि आपका जो 1 kg का 0.3% आपको लेना है, राइट। तो आप देखिएगा 1 kg जो मास है उसका आपको 0.3% लेना है। तो जो मास में जो चेंज हो रहा है डेल्टा एम जो है वो 0.003 kg हो जाएगा। इसको जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट योर आंसर। ओके, नेक्स्ट सी द क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर इज 1.0 वोल्ट पर मीटर। तो आपको बेसिकली क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, किसके अलोंग गिवन है, अलोंग द लेंथ ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, यूनिफॉर्म वायर के अलोंग गिवन है। And then if B and C are marked along the meter scale 30 centimeter and then 60 centimeter respectively, then आपसे पूछा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बिटवीन देम। सो बेसिकली आपको 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एंड देन 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। सो बेसिकली आप फॉर्मूला यूज में ले सकते हो, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। डेल वी बाई डेल एक्स जो है वो वोल्ट पर मीटर के अंदर रहने वाला है, डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको गिवन है। देखिएगा यहाँ से 60 सेंटीमीटर सेकेंड पॉइंट है, 30 सेंटीमीटर आपका फर्स्ट पॉइंट है, तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होगी वो 60 माइनस 30 सेंटीमीटर आप यहाँ से निकाल सकते हो। एंड देन डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूले को यूज में लेके। देन मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन। ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एक मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर, एक स्टेशनरी चार्ज कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है, देन आपको रिमेंबर रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक मूविंग चार्ज होगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, आपसे इसकी यूनिट पूछी जा सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, और जो फोर्स लगेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना लगेगा। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है F इक्वल्स टू क्यू ई होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी होता है। सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट जो आपसे एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो इसको रिमेंबर रखिएगा। मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो लेट अस रिमूव दिस फर्स्ट। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका। इफ 3 एम्पियर करंट, तो बेसिकली आपको करंट की वैल्यू गिवन है 3 एम्पियर, फ्लोइंग इन ए कॉइल इज इंक्रीज टू 4 एम्पियर।
बेसिकली 3 एम्पियर करंट एक कॉइल के अंदर फ्लो हो रही थी, उसमें इंक्रीमेंट हो गया, आपके बाद में जो फाइनल बचा वो 4 एम्पियर हुआ, और कितना टाइम लगा 0.05 सेकंड के अंदर। देन इट प्रोड्यूसेस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 8 वोल्ट अक्रॉस इट। देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कितना होगा। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन आया है वो सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले से आया है। आपको पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, राइट? तो सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले को यूज में लेके आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बाकी आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, डेल्टा आई की वैल्यू गिवन है, करंट में कितना चेंज हुआ है वो वैल्यू आपको गिवन है, I1 गिवन है, I2 गिवन है, तो आप डेल्टा आई निकाल सकते हो। टाइम आपको गिवन है 0.05 सेकेंड, एंड देन आपको वोल्टेज में कितना डिफरेंस आया डेल्टा भी गिवन है 8 वोल्ट। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्या है। The radius of the path of a moving charge particle in magnetic field is proportional to, ये ध्यान रखना है आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका जो पाथ होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। सो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा चार्ज पार्टिकल। इन दैट केस जो क्यू वी बी होगा, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको बैलेंस करेगा, mv²/r को बैलेंस करेगा। और जब इसके थ्रू जब आप r की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो आपके पास वैल्यू मिलेगी, देखिएगा mv अपॉन में QB आपको मिलेगा। ओके, सो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि जो mv दैट मीन्स मोमेंटम। ओके, सो आपकी जो रेडियस है, जो आपका जो पाथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द मोमेंटम। तो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इसके ऊपर। ओके,